नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। शुक्रवार को शेयर बाजार बुरी तरह टूटा। सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर और निफ्टी 236 अंक टूटकर 24,655 पर बंद हुआ। यानी दोनों ही इंडेक्स करीब 1% नीचे रहे और निवेशकों का मूड पूरी तरह खराब दिखा। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा, जिसमें उन्होंने 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों के पास अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, उनकी दवाएं अब दोगुनी कीमत पर पहुंचेंगी। ये फैसला खासकर इनोवेटर फार्मा कंपनियों पर दबाव डालने वाला है। नोवार्टिस पहले ही अगले 5 साल में $23 अरब का निवेश अमेरिका में कर रही है। इली लिली 2025 तक 4 नई यूनिट शुरू करने वाली है और रोच भी $700 मिलियन की यूनिट बना रही है। यानी बड़ी कंपनियां इस खतरे को देखते हुए पहले से तैयारी कर रही हैं। इस खबर का सीधा असर भारतीय फार्मा स्टॉक्स पर पड़ा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.3% गिरकर 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया। सन फार्मा करीब 3.4% टूटा, जबकि डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला भी 2 से 3% नीचे गए। नाटको, लाउरस और बायोकॉन जैसे शेयरों में 3 से 5% की भारी गिरावट आई। भारत की ज्यादातर कंपनियां जेनेरिक दवाओं पर फोकस करती हैं, जिससे शुरुआती असर सीमित रहेगा। आज भी दुनिया की 20% जेनेरिक दवाएं भारत से बनती हैं और अमेरिका की 40% जरूरत भारत पूरा करता है। लेकिन कुछ भारतीय कंपनियां दबाव में आ सकती हैं। सन फार्मा की स्पेशलिटी मेडिसिन इसकी कुल कमाई का लगभग 19% लाती हैं और टैरिफ लगने से इस पर 5 से 10% का असर हो सकता है। वहीं वोखाट की नई दवा ज़िनिच यूरोप में बन रही है और अमेरिका में लॉन्च की तैयारी है, लेकिन अमेरिका में फैक्ट्री ना होने से ये टैरिफ का शिकार बन सकती है। फिलहाल जेनेरिक दवाओं पर ये टैरिफ लागू नहीं है, लेकिन अगर आगे नीतियां और सख्त हुई तो भारतीय कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। इसी रिस्क को देखते हुए ऑरोबिंदो ने हाल ही में $250 मिलियन में अमेरिकी कंपनी लानट खरीदी और IPCA ने पोर्टोरिको में पार्टनरशिप की है। एक और चिंता ये है कि अगर कंपनियां अमेरिका में नई फैक्ट्रियां लगाने लगेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी CDMO कंपनियों को झटका लग सकता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग कम हो जाएगी। IT सेक्टर पर भी बड़ा दबाव दिखा। वजह रही एक्सेंचर के नतीजे, जिसमें उन्होंने डिमांड रिकवरी को पैची बताया। इसके बाद निफ्टी IT इंडेक्स 2% गिरा। LTI, माइंडट्री, विप्रो और टेक महिंद्रा सभी 2% नीचे बंद हुए। साथ ही H1B वीजा फीस $10 लाख करने और अमेरिकी जांच की खबरों ने भी माहौल खराब किया। ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत नहीं मिले। जापान का टॉपिक्स फार्मा इंडेक्स 1% टूटा और हांगकांग का इनोवेटिव ड्रग इंडेक्स 2.1% गिरा। अमेरिका में भी डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक सभी 0.4 से 0.5% नीचे रहे। वजह रही मजबूत अमेरिकी आर्थिक डेटा, जिससे उम्मीदें कम हो गई कि फेडरल रिजर्व आक्रामक तरीके से दरें घटाएगा। पूरे हफ्ते की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार पर बिकवाली का दबाव और गहराया। 22 से 26 सितंबर के बीच सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3% टूटे, निफ्टी बैंक 2% गिरा और सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। इसमें सबसे ज्यादा चोट IT सेक्टर को लगी। निफ्टी IT इंडेक्स 8% गिरा और TCS ने पिछले 5 साल की सबसे खराब साप्ताहिक परफॉर्मेंस दी, करीब 9% टूटकर। टेक महिंद्रा, विप्रो और ट्रेंट भी भारी नुकसान में रहे, जबकि कोफॉर्ज 15% तक गिरा और निफ्टी IT का सबसे बड़ा लूजर बना। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी दबाव में रहे। एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, इरिडा और कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयरों में बड़ी गिरावट आई। कुल मिलाकर 43 निफ्टी शेयर नुकसान में रहे और इसी हफ्ते BSE लिस्टेड कंपनियों से करीब 16 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप साफ हो गया। टेक्निकल चार्ट्स फिलहाल और कमजोरी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर निफ्टी 24,450 के नीचे जाता है तो ये 24,200 तक फिसल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी भी दबाव में है और 54,000 का लेवल टूटने पर यह 53,500 तक जा सकता है। ऐसे में निवेशक केवल मजबूत कंपनियों में ही निवेश करें और आक्रामक दाम लगाने से बचें। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये गिरावट कई वजहों से आई। ट्रंप के टैरिफ का झटका, ग्लोबल मार्केट की कमजोरी, फेड की दर कटौती पर अनिश्चितता और भारतीय IT कंपनियों के लिए क्लाइंट्स की सुस्त डिमांड।
निवेशकों के लिए आने वाला हफ्ता भी अहम होगा, क्योंकि अब सबकी नज़र आरबीआई की मौद्रिक नीति और अमेरिका से आने वाले जॉब डेटा पर है। यही दोनों चीजें तय करेंगी कि बाजार को राहत मिलेगी या दबाव और बढ़ेगा। इंडिया विक्स में 7.7% की तेजी उछाल देखने को मिला और ये 1 सितंबर के बाद के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में डर और अनिश्चितता बढ़ रही है और आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव और ज्यादा देखने को मिल सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेज हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की और दोनों देशों ने इस डील को जल्द से जल्द पूरा करने की इच्छा जताई। इस मीटिंग में भारत ने साफ कहा कि घरेलू उद्योग और निर्यातकों के हितों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। वहीं अमेरिकी पक्ष ने मार्केट एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया, यानी दोनों देशों ने अपने अपने हितों और चिंताओं को सामने रखकर बातचीत आगे बढ़ाई। 22 से 24 सितंबर के अमेरिका दौरे में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के अधिकारी जेमिसन ग्रियर और भारत में नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। यहां पर ट्रेड एग्रीमेंट के शुरुआती ढांचे पर चर्चा हुई और सहमति बनी कि बातचीत जारी रहेगी। इस दौरे में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिकी निवेशकों से भी मुलाकात की। इन बिजनेस लीडर्स ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा जताया और कहा कि वे यहां अपने कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर भारत अमेरिका ट्रेड डील जल्दी होती है तो इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा, खासकर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, आईटी सर्विसेज और फार्मा सेक्टर की कंपनियों को। दूसरी तरफ अमेरिकी निवेशकों के लिए भारत का बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार और रोजगार के अवसर काफी आकर्षक रहेंगे। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच तेल को लेकर खींचातान जारी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि अगर रूस से खरीद कम करनी है तो उसे ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात करने की अनुमति मिलनी चाहिए। भारत का तर्क है कि अगर ये तीनों सप्लायर्स बंद हो गए तो दुनिया भर में तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सेबी अब ब्रोकर्स के डेरिवेटिव्स एक्सपोजर पर कंट्रोल करने की नई तैयारी कर रहा है, क्योंकि हाल ही में निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में कई बार तय लिमिट्स पार हो गई हैं। पहले सिस्टम में ब्रोकर्स की लिमिट सिर्फ नोशनल वैल्यू पर तय होती थी, लेकिन अब इसे डेल्टा एडजस्टेड यानी असल प्राइस सेंसिटिविटी के हिसाब से गिनने का नियम आने वाला है। नए स्लैब बेस्ड फ्रेमवर्क के तहत लिमिट्स ओपन इंटरेस्ट के साइज के हिसाब से तय होंगी। जैसे 10,000 करोड़ से कम ओआई पर लिमिट 2,000 करोड़ होगी और 50,000 करोड़ से ऊपर ओआई पर लिमिट 12,000 करोड़ तक मिल सकती है। ये लिमिट हर क्वार्टर डेल्टा एडजस्टेड ओपन इंटरेस्ट के औसत के आधार पर अपडेट होगी, जिससे जोखिम पर ज्यादा सटीक कंट्रोल रखा जा सकेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी अगले 5 साल में करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का हिस्सा होगा, लेकिन ये हर प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल मूल्यांकन और मंजूरी पर निर्भर करेगा। कंपनी ने बताया कि केयर रेटिंग्स ने उसकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग केयर A1+ को बरकरार रखा है, जो कि सबसे ऊंची रेटिंग मानी जाती है। शुक्रवार को इसका शेयर 1119 रुपये पर बंद हुआ और बीते 1 साल में इसमें 7% से ज्यादा की गिरावट आई है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को खरीदने का ऐलान किया है। ये कंपनी REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की सब्सिडियरी है और ये अधिग्रहण ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। इसके साथ ही GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने अपनी सब्सिडियरी GR बहादुरगंज अरारिया हाईवे प्राइवेट लिमिटेड से बाहर निकलने का फैसला भी लिया है। कंपनी ने इस यूनिट में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने और दिए गए लोन को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। वेल्सपैन कॉर्प को मिडिल ईस्ट से तेल और गैस सेक्टर के लिए बड़े लाइन पाइप सप्लाई करने का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि जून 2025 के बाद से उसे अपनी भारतीय यूनिट के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं, जिससे उसकी ग्लोबल ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पहली तिमाही में वेल्सपैन कॉर्प का मुनाफा 41% बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू और ईबिटा दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ दिखी। शुक्रवार को स्टॉक 859 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले अभी भी ऊपर है। सेबी ने साफ किया है कि ब्रोकर्स की लिमिट हमेशा डेल्टा आधारित लिमिट या हार्ड गैप में से जो भी ज्यादा होगी वही लागू होगी, यानी लिमिट घटने वाली नहीं है, बल्कि ज्यादा पारदर्शी और यथार्थवादी हो जाएगी। L&T ने घोषणा की है कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में उसकी हिस्सेदारी खरीदेगी। सरकार इस प्रोजेक्ट के कर्ज को रीफाइनेंस करके L&T मेट्रो रेल हैदराबाद में इक्विटी लेगी और ये डील मार्च 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। कैरिसिल के शेयरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान की वजह से 10% तक गिरावट आई। ट्रंप ने किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज और फर्नीचर पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों में डर फैल गया है। हालांकि कैरिसिल ने तुरंत साफ किया कि उसका मुख्य प्रोडक्ट क्वार्ट्ज किचन सिंक इस टैरिफ के दायरे में नहीं आता। इसके बाद शेयरों में थोड़ी रिकवरी हुई और गिरावट 5% तक सिमट गई।
कैरिसिल का 21% से ज्यादा राजस्व अमेरिकी बाजार से आता है, इसीलिए निवेशकों में शुरुआत में घबराहट दिखी। पिछले 6 महीने में शेयर 27% चढ़ा है, लेकिन पिछले 5 दिनों में करीब 12% टूटा है। सिर्फ कैरिसिल ही नहीं, यूरोप्रैटिक सेल्स के शेयर पर भी असर पड़ा और इसमें 3% की गिरावट आई। ये कंपनी वॉल पैनल प्रोडक्ट 60 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। ट्रंप का ये फैसला साफ संदेश है कि अमेरिकी नीतियां भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा रिस्क बनी रहेंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दूसरी तिमाही से पहले बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया कि उसके करीब 40% प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, हर्बल ऑयल और कई फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इन टैक्स सुधारों से लंबी अवधि में खपत बढ़ेगी और मांग मजबूत होगी, लेकिन फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पुराना स्टॉक निकाल रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में बिजनेस पर असर दिख सकता है। इसी वजह से सितंबर तिमाही में HUL की ग्रोथ लगभग फ्लैट या लो सिंगल डिजिट रहने की उम्मीद है। गोदरेज एग्रोवेट ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ एक बड़ा MOU साइन किया है। इसके तहत कंपनी करीब 960 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे नई मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। ये निवेश खासतौर पर ऑयल पाम और पेट फूड बिजनेस पर फोकस करेगा और आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैलाया जाएगा। कंपनी का कहना है कि ये निवेश उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे एग्री फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता और मजबूत होगी। R&D और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर कंपनी पूरे इकोसिस्टम में वैल्यू क्रिएट करना चाहती है। शेयर की बात करें तो शुक्रवार को गोदरेज एग्रोवेट का स्टॉक 3.94% चढ़कर 714.80 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि साल भर में इसमें करीब 6% की गिरावट आई है। ग्लेनमार्क फार्मा ने प्रति शेयर ₹2.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी कुल राशि लगभग 705 करोड़ रुपए होगी। डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 3 अक्टूबर रखा गया है और भुगतान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। कंपनी ने साथ ही अपने बोर्ड कमिटीज का रीऑर्गेनाइजेशन भी किया है, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मजबूत होगा। वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी है। कंपनी सरकार के साथ AGR बकाया को लेकर समाधान तलाश रही है और सरकार ने पहले ही कंपनी में लगभग 50% हिस्सेदारी ले ली है। इस फैसले से वोडाफोन आइडिया को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है। भूषण पावर एंड स्टील केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और JSW स्टील को राहत दी है। कोर्ट ने कंपनी का 19,000 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान मंजूर कर लिया, जबकि पुराने प्रमोटरों की दलीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि JSW ने भारी इन्वेस्टमेंट कर कंपनी को मुनाफे में बदला और हजारों नौकरियां बचाईं, इसलिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ये फैसला IBC कानून के लिए भी मील का पत्थर है। IPO बाजार में भी हलचल रही। सात्विक ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग स्थिर रही और इसके शेयर लगभग 460 से 465 रुपए पर सेटल हुए, जो इशू प्राइस के आसपास ही है। IPO को निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था और ये 6 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी सोलर मॉड्यूल बनाने का काम करती है और क्लीन एनर्जी पर फोकस रखती है। दूसरी तरफ GK एनर्जी की लिस्टिंग शानदार रही। इशू प्राइस 153 रुपए था, लेकिन शेयर NSE पर 171 रुपए तक पहुंच गया, यानी पहले ही दिन निवेशकों को 11 से 12% का फायदा मिला। ये कंपनी सोलर से चलने वाले एग्रीकल्चर वाटर पंप बनाती है और PM कुसुम योजना से जुड़ी हुई है। टाइटन में आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 0.7% यानी 62 लाख शेयर 2050 करोड़ रुपए में बेचे गए। ये डील 3,306 रुपए प्रति शेयर पर हुई। इस सौदे के बाद टाइटन के शेयरों में हलचल दिखी, लेकिन भाव लगभग स्थिर ही रहे। वॉरी एनर्जीज के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। अमेरिकी कस्टम डिपार्टमेंट ने कंपनी पर जांच शुरू की है। आरोप है कि चीन में बने सोलर सेल और पैनलों को मेड इन इंडिया का लेबल लगाकर अमेरिका भेजा गया ताकि टैरिफ से बचा जा सके। इस मामले में कंपनी को नोटिस जारी किया गया है और जांच की पुष्टि हुई है। खबर आने के बाद वॉरी एनर्जीज के शेयर करीब 5% टूट गए।